चैप्टर है सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ऑब्जेक्टिव आना है दो, और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आना है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, पहले में आपने विकास पढ़ लिया चैप्टर कि विकास होता क्या है, और दूसरे चैप्टर में अब बात कर रहे हैं ये विकास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में। अच्छा, आज एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ है जो कि आपको पता होना चाहिए। आज भारत का बजट पास हुआ है। तो आज न्यूज़ में आपको बजट ही बजट दिखेगा। उसकी विशेषता दिखेंगी, और ये बजट हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे बीच में ये बजट कहाँ से आ गया हमारे चैप्टर में। भाई साहब बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो आज पूरा के पूरा यही चल रहा होगा न्यूज़ में, आप देखोगे। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में, सुबह अब स्कूल में रहते हैं तो मेरे इंटरेस्ट रहता है ऐसी चीज़ों में, और होना भी चाहिए, सभी का होना चाहिए। तो ये हाइलाइट्स देख लो तो वही काफी हो जाता है। निर्मला सीतारमण मैम ने हमारी पार्लियामेंट में ये बजट प्रस्तुत किया होगा। अगर आपको देखना है कैसे बजट प्रस्तुत किया जाता है तो देखो, मैं एक वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ आज का ही। इंग्लिश में देते हैं बजट। ये हमारा वो होगा लोकसभा। स्लो करना है। अरे यार, वो मैम मैम का मुंह इतना सा दिख रहा है बस। ये लोग अपना ज्यादा दिखा रहे हैं। ये इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके जो है बता रहे होते हैं। वो वाला बड़ा व्यू में दिख नहीं पाएगा अनफॉर्चुनेटली। सभी न्यूज़ वाले वीडियो इतने ज़्यादा वो कर देते हैं ये लोग कि ये इसमें का व्यू रहता है। देखो सनसेट टीवी, 1 घंटे 29 मिनट का है ये वीडियो, इसमें दिख जाता है कैसी लोकसभा दिखती है और कैसे हमारा बजट प्रस्तुत होता है। बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सरकार के लिए, मालूम, एक नियम भी है संविधान में। मतलब ये आजकल, पहले ये फाइल में लिख के लाते थे, पेजेस में लिखा रहता था, बहुत बड़ी फाइल होती थी। अब देखो मैम सामने वो रखी हुई है, एक वो आईपैड जैसा कुछ रखी हुई है, उस पे लिखा आ रहा है, वो पढ़ पढ़ के उस पे से बोल रही है। कई बार इतना लंबा बोलना पड़ता है, 1 घंटे 1.5 घंटे बोलना पड़ता है, क्योंकि हर एक सेक्टर को हम इसमें बजट में होता क्या है, सरकार पैसा देती, बोलती है कि इस पिछले साल में हमने लक्ष्य ये रखा था, इसमें से इतने लक्ष्य पारित तो हमारे प्राप्त हो चुके हैं, और अब आगे वाले लक्ष्यों के लिए इतना पैसा हम दे रहे हैं। तो बजट में आज ही के दिन तय हो जाता है कि अगले 1 साल में किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलेगा, और फिर वो डिपार्टमेंट खर्च करते हैं अपने ही सुविधा के हिसाब से। जैसे मान लो एजुकेशन को 1,000 करोड़ मिल गया, या रेलवे को 10,000 करोड़ मिल गया, तो उससे क्या, नई रेल लाइन बनेगी, यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी, नए स्टेशन बनेंगे। तो ये सब चीजें, नई नए डब्बे खरीदेंगे, पुराने डब्बे हटाएंगे, नए इंजन आएंगे। तो उसके लिए आज जो है इम्पोर्टेंट दिन था। आप कल न्यूज़पेपर में भी देख सकते हो आज के बजट की हाइलाइट्स क्या है। मेरे को तो अभी देखने का मौका मिला है। मैंने अभी देखा भी नहीं, वो भी नहीं देखा। मैंने सोचा कि आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है हमारी रियल लाइफ में, और हम वही पढ़ रहे हैं। तो जरूरी हो जाता है बजट हमारे देश के लिए, है ना। तो इसमें ये चैप्टर किस बारे में, ये चैप्टर है भारत में अर्थव्यवस्था, मतलब कि हमारे देश का जो आर्थिक मैनेजमेंट होता है, पैसे का आना पैसे का जाना कैसे, बहुत बड़ी बात है मालूम। एक देश में ये देखो, एक घर में अगर मम्मी या पापा में से कोई एक चला रहा है, पैसा कितना आ रहा है, घर में खर्चा कितना हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना बच रहा है, बिजली का खर्च कितना हो रहा है, उन सबको बैलेंस करके रखना घर के लिए कितनी बहुत चैलेंजिंग बात रहती है। और सेविंग भी करना, ताकि बच्चे की शादी के लिए, बच्चे की हायर स्टडी के लिए पैसा जोड़ा जा सके, बहुत मुश्किल होता है। तो सोचो देश के लिए कितना मुश्किल होता होगा, कि देश में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उन सबका हिसाब किताब रखना, और सबको बैलेंस रखना और बढ़ाना, कोशिश करना। तो ये बहुत ज्यादा टिपिकल बात है भारत की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए इस चैप्टर को जोड़ा गया है कि भाई एक काम करो, पूरी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बता लो, कौन कौन से क्षेत्र से कमाई होती है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, उनको किस तरह से हम कमाई के रूप में बांट सके, मतलब राष्ट्रीय आय कैलकुलेट कैसे कर सके, अब वो देख रहे हैं हम। तो हमने क्या करा, 3 क्षेत्रों में बांट लिया। भारत की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बहुत अच्छा है, यहाँ पर कुछ ये बने हुए हैं, जैसे एक पोस्टमैन बना हुआ है, ये काम कर रहा है, कुली बना हुआ है,
जो बोझा उठा रहा है, ईंट बनाने वाले मजदूर लगे हुए हैं, एक मैम है जो कपड़े बेच रही है, शॉपकीपर है, एक कुछ आंटी हैं जो पौधों में से कपास निकाल रही हैं, किसानी का काम कर रही हैं। और यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जो बहुत हद तक हमको सिग्निफिकेंस देता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी चीजें आती हैं, द्वितीयक में कौन सी आती हैं, तृतीयक में कौन सी आती है। प्राथमिक में आप देखो डायग्राम बना हुआ है, मटर और प्याज बनी हुई है, मतलब खेती, कपास बना हुआ है, गेहूं की बाल बनी हुई है, भैंस बनी हुई है, गाय या भैंस जो भी, गाय दिख रही है, गाय बनी हुई है, कोल बना हुआ है, पेड़ बने हुए हैं। तो मतलब ये सभी जो चीजें आती हैं, मतलब खेती, पशुपालन और कोल, कोल मतलब कोयला निकालना, संसाधन निकालना, पेड़ वगैरह, चंदन वगैरह के पेड़, बरगद वगैरह, ये सब पेड़, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। क्यों क्यों पढ़ रहे हैं अपन ये प्राथमिक द्वितीयक, पूरा के पूरा चैप्टर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के बारे में, किसका कितना योगदान है, कौन ने पहले योगदान ज्यादा देता था, अब कैसे बढ़ गया, तृतीयक क्षेत्र कैसे विस्तृत होता चला गया, कौन कौन से भाग हैं, वो सब चीजें इसी में, पूरा के पूरा चैप्टर इन्हीं के बारे में पढ़ोगे। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको देखना है कौन सा सेक्टर, हमने क्या करा, हमको देखना है, स्टडी करना है कि हमारी आय कहाँ कहाँ से हो रही है। शुरुआत, आपको घर की शुरुआत भी ऐसे ही कर सकते हो आप। हमारी आय के सोर्स कौन कौन से हैं? क्या हमको किराए से कुछ मिल रहा है? क्या हमको बैंक की एफडी में जो परसेंटेज मिल रहा है उसमें कुछ मिल रहा है? क्या हमको सैलरी कितनी मिल रही है? घर में सोर्स कौन कौन से आय के, अगर कम है तो उनको बढ़ाया जाए, है ना। ऐसे ही देश के केस में भी हम सबसे पहले स्टडी करते हैं राष्ट्रीय आय, अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे देश को इनकम किन किन स्रोत से हो रही है, और उनमें क्या परेशानी है जो हटा दें तो और इनकम बढ़ जाए। जैसे मान लो घर में अगर आपके किराएदार रखे हुए हैं, किराएदार को ऐसी क्या दिक्कत है यार, वहां तो किराएदार बहुत ज्यादा है, हमारा किराएदार क्यों नहीं आ रहा है, तो पता चल रहा है यहाँ पर लाइट बहुत जाती है। तो एक काम करो, इन्वर्टर की व्यवस्था करो, व्यक्तियों को लाइट दो, तो अपन जो है वो अपने यहाँ किराएदार आने लगेंगे। इसीलिए हम सेक्टर वाइज जो है पढ़ते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से सेक्टर से कितनी ज्यादा कमाई हो रही है, और उस कमाई में बाधा क्या आ रही है, उस कमाई को और ज्यादा बढ़ाया कैसे जा सकता है। इसीलिए पढ़ना जरूरी है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि, पशुपालन, और जो माइनिंग की जाती है, खनिज निकाले जाते हैं, वो सब प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। दूसरे सेक्टर में आते हैं इन्हीं चीज का जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, विनिर्मित वस्तुएं, विनिर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको बनाना। जैसे कपास निकाला जा रहा है तो वो खेती में आएगा, लेकिन कपास से धागा बनाकर कपड़ा तैयार करा जा रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, वो सेकंड सेक्टर में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा, कपास से कपड़ा बनाया जाना। उसी तरह से बिस्किट से आटा, मतलब आटे से बिस्किट बनाया जाना, मैन्युफैक्चरिंग में, कार बनाया जाना, फर्नीचर बनाया जाना, जो जूता बनाया जाना अगर फैक्ट्री में बनाया जा रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। चमड़ा उत्पादन किया जा रहा है, चमड़े के, वो प्राथमिक में आएगा। चमड़े का यूज करके पर्स बनाया जा रहा है, जूता बनाया जा रहा है, वो सब काम है। यहाँ पर एक थाली बनी हुई है, तो अपना जो आटा वगैरह होता है ना, वो जो मशीन से तैयार किया जाता है, दही वगैरह 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 चीजें, सब्जी वगैरह, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। सॉरी। और तीसरा क्षेत्र आता है, इसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले रेलवे की ट्रैक बनी हुई, ये मालूम आपका जो डायग्राम बना हुआ है ना, यही बहुत हद तक आपका सपोर्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो यही बनता है कि भाई बच्चे पहचानते हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन आएगा अभी इसमें, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, बता इनमें से कौन सा प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में, तृतीयक में। एक ऑब्जेक्टिव तो यहीं से बन सकता है। आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मधुमक्खी पालक है तो वो कौन से क्षेत्र में आएगा, पुजारी है तो वो कौन से में आएगा, दूध विक्रेता है तो वो कौन से में आएगा, माली है तो वो कौन से में आएगा। आपको पता होना चाहिए, बहुत हद तक ये डायग्राम मदद करेगा आप। पहले में कृषि, कोल आ गया, मतलब खनिज वगैरह, और पशुपालन आ गया। दूसरे में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की जा रही, बनाई जा रही है चीजें, वो विनिर्माण में आएगा। बहुत सारे कंफ्यूजन भी रहते हैं, अभी कंफ्यूजन पे भी बात करूंगा मैं। उन कंफ्यूजन को साइड में करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि वो है, मानता हूँ मैं। सॉरी। तृतीय क्षेत्र में आएगा, यहाँ पर देखो रेलवे लाइन, यहाँ पर ट्रक से जो ढुलाई की जा रही है, ट्रक से माल लिया जा रहा है। दूसरा, ये अंकल जेल में बैठे हैं क्या, पता नहीं क्या कर रहे हैं, रेड़ी लगा रहे हैं क्या। नीचे वाले अंकल तो सब्जी बेच रहे हैं। दूसरा, कंप्यूटर, ये सबसे ज्यादा बड़ा, अब धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, आईटी सेक्टर तृतीय क्षेत्र में। इसकी वजह से अपने यहाँ जो है आमदनी देश की बढ़ रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है, आईटी सेक्टर बोलते हैं इसको, जिसमें कंप्यूटर कंप्यूटर जुड़े सॉफ्टवेयर वगैरह 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 बहुत सारी चीजें आती हैं, जहां पर भी सेवा दी जा रही है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुन लो, सेवा का मतलब ये नहीं है कि फ्री में, हर चीज फ्री में, उसका मतलब ये कतई नहीं है। सेवा का मतलब किसी की सर्विस दी जाना, किसी को सर्विस देना, है ना। जैसे मान लो रेलवे आपकी सेवा नहीं, सेवा करना मतलब फ्री में नहीं हो रही, वो आपसे पैसे ले रही है और पैसे लेकर आपको सेवा दे रही है।
बैंक आपके पैसे डिपॉजिट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में कर रहा है, वो आपसे पैसे कमा रहा है ना। टैक्स टैक्स भी कलेक्ट कर रहा है, कर भी मिल रहा है उसको, चार्जेस भी वसूल रहा है कई कई चीजों के। तो सेवा का मतलब फ्री नहीं होता, पहली बात तो ये चीज है ना। तो सेवा में कौन कौन सा जाएंगे? बैंक हमारा सेवा में आएगा, रेलवे हमारा सेवा में आएगा, हवाई जहाज सेवा में आएगा, सड़क परिवहन जो है वो सेवा में आएगा, रेडी जो लगा रहा है अंकल, कोई सामान बेच रहे दुकान वाला, वो सेवा में आएगा। कंप्यूटर सेक्टर जो आएगा, जो घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, वो सभी चीज सेवा में आएगी, है ना। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कौन कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर लिखा भी है, कृषि, डेयरी, मत्स्य, वनों से प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीजें प्राथमिक है, इसीलिए इस क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र भी बोला जाता है, कृषि और उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र। तो ये भी बन सकता है प्राथमिक क्षेत्र को, और क्या बोलते हैं? कृषि और सहायक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जैसे कपास के पौधे से रेशे का उपयोग करके सूती कपड़ा बुनना, गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर चीनी और गुड़ बनाना, मिट्टी से ईंट बनाना, भवनों का निर्माण करना। इसलिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री, उद्योग लगाना, उद्योग वगैरह जो आते हैं ना, वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीयक में जो है वो सेवा दी जाती है, जैसे ट्रकों ट्रेनों द्वारा परिवहन करना, पत्राचार, बैंक से कर्ज लेना, परिवहन, भंडारण, संचार सेवाएं, संचार मतलब कि टेलीफोन कम्युनिकेशन, इंटरनेट, व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह, बैंक सेवा, ये सब इसमें। और ये सब इसलिए क्योंकि लोगों की सेवा के सेवा सृजन कर रही है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि का क्षेत्र बोलेंगे और सहायक क्षेत्र बोलेंगे, द्वितीय को विनिर्माण या फिर औद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे, औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरे को हम बोलेंगे सेवा क्षेत्र, है ना। मेरे ख्याल से सेवा क्षेत्र के कुछ अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक लेखाकरण करने वाले आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। नई सुविधाएं, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सभी के सभी सेवा क्षेत्र में आती हैं। इसलिए सेवा क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तार करता जा रहा है। शिक्षक वगैरह मतलब हम काय में आएंगे? हम सेवा क्षेत्र में आएंगे। डॉक्टर, वकील वगैरह काय में आएंगे? सेवा क्षेत्र में आएंगे। तो अब कोशिश करते हैं अपन ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कौन सा सेवा क्षेत्र में, कौन सा दूसरे द्वितीय क्षेत्र में, कौन सा। बहुत सारे कंफ्यूजन भी होंगे बिल्कुल। दर्जी, दर्जी क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कपड़े से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो विनिर्माण में आएगा द्वितीय क्षेत्र। पुजारी सेवा दे रहा है, सेवा क्षेत्र में आएगा। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यापार है। तो अब इसमें दोनों चीजें हो सकती है, प्राथमिक में भी आ सकता है, द्वितीयक में भी आ सकता है ना। और तृतीयक में भी आ सकता है कुछ हद तक। अगर मिट्टी की खुदाई कर रहा है, तो वो भाई मिट्टी से जुड़ा हुआ काम है, वो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि से जुड़ा हुआ, कृषि और सहायक क्षेत्र में आएगा। अब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बना रहा है, तो मैंने बोला कंट्रोवर्सी हो सकती है उस पर, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक में। तो वो अगर मटके बना रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो चीजों को बनाने का काम कर रहा है। और अगर वो दुकान में रखकर स्टोर लगाकर बेच रहा है, ठेले पे रखकर बेच रहा है, तो वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, है ना। लेकिन कुम्हार का यहाँ पर मतलब क्या है? कुम्हार ऐसा व्यक्ति जो मटके बनाता है, तो सही आंसर द्वितीय क्षेत्र में आएगा। भाई अब वो बेच रहा है वो बात अलग है, वो सेलर भी बन गया उसमें, वो सेलर बन गया, वो कुम्हार नहीं है। सेल करने का काम अलग चीज है, वो तृतीय क्षेत्र में आएगा, है ना। मिट्टी निकालने का काम कुम्हार ही करता है हालांकि। तो ये प्राथमिक द्वितीयक में कंट्रोवर्सी हो सकती है, मत फंसो, ऐसी चीजों को नेग्लेक्ट करो। टोकरी बुनकर, टोकरी बुनकर जो है वो सेकंड में आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। कुरियर पहुंचाने वाला सेवा क्षेत्र में आएगा, तृतीय क्षेत्र। मधुमक्खी पालन, पशुपालन कोई सा भी हो, द्वितीय पहले में आएगा, कृषि और सहायक क्षेत्र में। फूलों की खेती करने वाला किसानी होगा, प्राथमिक में आएगा। दिया सलाई कारखाने में, दिया सलाई किसको बोलते हैं भाई साहब? माचिस को। दिया सलाई कारखाना में श्रमिक, तो ये द्वितीय तृतीय कौन से में आएगा? श्रमिक है, कारीगर है, फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो इसमें अब वो हो सकती है, फिर से विवाद हो सकता है ये, क्योंकि फैक्ट्री है भाई, बनाया जा रहा है, तो वो द्वितीयक में आना चाहिए, लेकिन श्रमिक है, सेवा दे रहा है, तो वैसे वो श्रमिक जो है वो कारखाने में काम कर रहा है, इसलिए द्वितीयक में ही आएगा। अंतरिक्ष यात्री सेवा का काम कर रहा है, टीचर लॉयर की कैटेगरी में आएगा। दूध विक्रेता, पशुपालक नहीं, दूध विक्रेता, बेचने वाला, सेवा कर रहा है, तृतीय क्षेत्र। महाजन, महाजन जो है वो कुछ बनाता नहीं, सेवा क्षेत्र में आएगा। महाजन मतलब साहूकार, जो लोन प्रोवाइड करते हैं किसानों को। कॉल सेंटर का कर्मचारी, तृतीय क्षेत्र। मछुआरा, पशुपालन कर रहा है, मछली पालन कर रहा है, पहले में आएगा। माली, अब माली पे डिपेंड करता है, अपने आसपास अगर माली देखोगे तो वो फूल बेच रहे होंगे, एक्चुअली माली का काम फूलों की रखवाली करना है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा,
है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप इसी चीज को आप ऑनलाइन देखोगे तो कई जगह पर इसको प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में रख देंगे, इसको प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र, होगी कंट्रोवर्सी, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मैं मान सकता हूँ उसमें, है ना। लेकिन ऐसी चीजों को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करो अभी के लिए। जो आपको जो जो समझ में आ रहा है ना, इसको इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको एक वो मिल जाएगी, बाकायदा बहुत अच्छे से उन्होंने डिवाइड करके रखा है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको वो चीज, वही चीज सही मान लो। अरे रे, जो अभी सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको उसको सही मान लो बस, कंट्रोवर्सी में मत फंसो। प्राथमिक क्षेत्र में फूलों की खेती करने वाला मछुआरा, माली और मधुमक्खी पालक। द्वितीय क्षेत्र में दिया सलाई कारखाने में श्रमिक, कुम्हार, टोकरी बुनकर, दर्जी। कुम्हार इन्होंने द्वितीय श्रेणी में रख दिया। सही है, बिल्कुल सही बना रहा है। तृतीय क्षेत्र में दूध विक्रेता, पुजारी, कुर्री पहुंचाने वाला, महाजन, अंतरिक्ष यात्री, कॉल सेंटर का कर्मचारी। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, याद रखना है इसको। अपन ने भी लगभग लगभग इसी में बोला है, इसमें कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही थी, इसमें कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही थी, उन्होंने साफ साफ बोल दिया माली है ना भाई, फूल उगा रहा है, उसका फूल उगाने का काम है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कुम्हार है ना, कुम्हार का मतलब है मटके बनाने वाला, मटके बना रहा है इसलिए द्वितीय क्षेत्र में आएगा। कोई उसमें वो नहीं, सोचने वाली बात नहीं, है ना। तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहली चीज तो इसमें आपको यही आती है कि आप प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को पहचान पा रहे हो कि नहीं, है ना। आर्थिक गतिविधि के उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, खैर ये अपने काम का अभी है नहीं। तीन क्षेत्रकों की तुलना, अब दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, तुलना, कि कौन ज्यादा बेहतर है, कौन ज्यादा ज्यादा मदद कर रहा है। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं पर हम गणना कैसे करते हैं, कुल उत्पादन कैसे जानते हैं। आप सोचते होंगे, अब देखना एक एक जो आपसे बोल रहे हैं ना, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, गेहूं किसी ने उत्पादित किया, अब वही गेहूं, मान लो उदाहरण के लिए किसान ने उत्पादित किया, उस गेहूं के मूल्य जो आ रहा है, मान लो उदाहरण के लिए 1,000 रुपये आ रहा है, वही गेहूं आटा बनने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चला गया, बिस्किट बनने के लिए, और वही वही गेहूं से बना, वो गेहूं उत्पादित हुआ ना, उसी से बिस्किट बना। बिस्किट जो है वो 1,000 रुपये में गेहूं आ रहा था, बिस्किट जो है वो 2,000 रुपये किलो में बिक रहा है, क्योंकि उसमें मैदा भी है, शक्कर भी है, और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी है। वही गेहूं से आटा बन के बिस्किट बन रहा है। एक तो किसान ने 1,000 रुपये कमाए होंगे, वो सरकार को बोल देगा मैंने 1,000 रुपये के गेहूं उगाया। जिसने बिस्किट बनाया वो बोल देगा 2,000 रुपये के बिस्किट बनाए। ये तो गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशन में भाई। वो 1,000 रुपये गेहूं का भी जुड़ जाएगा, 2,000 रुपये बिस्किट का भी जुड़ जाएगा, और बिस्किट कमाने वाला जो एक मॉल है वो बोलेगा मैंने भाई 3,000 रुपये की सेल करी बिस्किट की, तो सरकार को बोल देगा मैंने 3,000 रुपये कमाए। 1,000 रुपये, 2,000, एक गेहूं उतना ही था, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, गेहूं उतना ही था। 1,000 रुपये किसान ने बोल दिया मैंने कमाए, 2,000 रुपये फैक्ट्री वाले ने बोल दिया बिस्किट बना के मैंने कमाए, और 3,000 रुपये उसने बेचने वाले ने बोल दिया कि मैंने कमाए, तीन दो पांच और एक 6,000 हो गया, जबकि गेहूं तो उतना ही था 1,000 रुपये का। ये तो गड़बड़ है मामला। एक प्राथमिक क्षेत्र था, दूसरा द्वितीय क्षेत्र था, तीसरा तृतीय क्षेत्र था, सबने अपने अपने आंकड़े प्रस्तुत करे, और यहाँ तो मामला गड़बड़ तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको टॉपिक यहीं पर है, इसी के ऊपर आ जाता है कि कैसे गणना करेंगे हम कि कितना उत्पादन हुआ कितनी चीज पर। आप सोचते होंगे कि हजारों संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। जाहिर सी बात, इतनी सारी चीजें, कप भी बन रहे हैं हमारा मिट्टी से, हमारा जो है वो मोबाइल के केस भी बन रहे हैं, बल्ब भी बन रहे हैं, कपड़े से मच्छरदानी भी बन रही है, बिस्तर भी बन रहा है, प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। इतना कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल बात है। ये ना केवल बृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, कीलों और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। कीलें कितनी बनाई आपने ऐसी। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है वस्तु और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपये होगा। 10 रुपए प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। तो संख्या पे ना कर कर उसके मूल्य पे बात कर लो। अर्थशास्त्रियों ने उस पर काम किया, और कैसे, अब मूल्य में भी तो गड़बड़ हो सकता है कितना सारा, उसका आगे समझ में आएगा। तो ये लोग कैलकुलेट करते हैं रुपए में। ये नहीं बोलेंगे कि 1 टन गेहूं उत्पादित किया,
हम बोलेंगे कि इतने लाख रुपए के हिसाब से हमने गेहूं उत्पादित किया, इतने लाख रुपए का गेहूं उत्पादित किया, संख्या की जगह पर। ध्यान रखें, एक सावधानी बरतने की जरूरत है, यही बता रहा था मैं। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी और तेल जैसी वस्तुओं का उपयोग करती है और बिस्किट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपए में बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। तो हम कैलकुलेट क्या करते हैं, हम वो गेहूं कैलकुलेट नहीं करते, हम वो आटा कैलकुलेट नहीं करते, बिस्किट कैलकुलेट नहीं करते। हम ये कैलकुलेट करते हैं बिस्किट कितना बना, अंतिम उत्पाद कितना बना, और उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसकी एक बिस्किट की कीमत अगर 10 रुपए तो इतने कितने टन बिस्किट बना, उसके हिसाब से इतना अंतिम उत्पाद को कैलकुलेट करते हैं हम गेहूं और आटे को नहीं देखते, हम अंतिम उत्पाद को कैलकुलेट करते हैं। अगर सबको जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यही यही जो अपन का डाउट था ना, उन्होंने क्लियर करा है कि हम केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना करते हैं, आखिरी में उपभोक्ता तक कौन सी चीज पहुंची उसकी कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी आया। पहले हमारे यहाँ जो है ना, टैक्स इसी तरह से गड़बड़ चल रहा था। हमारे यहाँ गेहूं उत्पादित हुआ तो गेहूं पे भी टैक्स ले लिया, मिल में गया आटा बना तो उसमें भी टैक्स दे दिया, और जो कस्टमर तक आया टैक्स उसमें भी टैक्स दे दिया। हम बिस्किट खरीद रहे हैं तो हम 5 रुपए पे कुछ पैसे बिस्किट दे, हर बिस्किट पे कुछ टैक्स दे रहे होते सरकार को। तो ये तो गलत है, सरकार ने बोला। तो सरकार ने बोला भाई नहीं, ये खत्म करो, आप टैक्स वसूल जरूर करो, लेकिन जो लोग अंतिम उत्पाद में टैक्स ले रहे हैं ना, बस उसी को पैसा लो। बिस्किट पे टैक्स लिया जाएगा, यहाँ टैक्स खत्म करो, इनको टैक्स वापस करो। तो हमारे यहाँ जीएसटी सिस्टम आने के बाद ये चीज खत्म कर दी गई। अब हम केवल आखिरी जो उपभोक्ता खरीद रहा है ना, कोई चीज, आपने मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, बिस्किट खरीदा, खाने की कोई चीज, तेल खरीदा, कुछ भी खरीदा, जो उपभोक्ता ने कंज्यूम किया बस उसी पे टैक्स देना है आपको। जैसे मान लो अगर तेल बनाने वाली कंपनी है, तो एक ने कच्चा तेल निकाला, मान लो उदाहरण के लिए मूंगफली का तेल निकाला, तो एक ने मूंगफली से तेल निकाला, दूसरी कंपनी ने पैक किया, मतलब उसी ने पैक किया और उसने थोक थोक को बेच दिया, थोक वाले ने खरीद लिया, थोक ने रिटेलर को बेच दिया। पहले सबको टैक्स देना पड़ता, जिसने बनाया उसने भी, जिसने थोक में बेचा उसको भी, और आखिरी में रिटेलर को भी। अब नहीं बेचना, अब नहीं देना पड़ता, आखिरी में टैक्स बस उपभोक्ता दे रहा है ना जो, बस उसी पर टैक्स देना है उसको। बीच में इन लोग का टैक्स जो है वो वापस कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। बार बार टैक्स नहीं देना है बेचने पर। इसने इसको बेचा तो इधर भी टैक्स लगा दिया जाए, उससे चीजें महंगी हो जाती थी, नुकसान होता था। आप सोचोगे कि आप तो टैक्स फिर कम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका उल्टा हुआ है। जीएसटी के बाद टैक्स बढ़ गया है, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है ना। हालांकि उपभोक्ता को फायदा है, लोगों को फायदा है जीएसटी से, व्यापारियों को भी फायदा है। अभी थोड़ी सी चीजें घूमी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अंतिम वस्तु पे कैलकुलेट करते हैं हम टैक्स, स्टार्टिंग के नहीं, अंतिम वस्तुओं पे। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, तो आप उसका गेहूं का उदाहरण लेके बता सकते हो बहुत अच्छे से। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन का योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यहाँ पता चल जाता है कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम तीनों सेक्टर के अंतिम उत्पाद, तीनों सेक्टर के अंतिम उत्पाद को जोड़ते हैं और निकालते हैं कि देश की राष्ट्रीय आय या फिर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है। तीनों क्षेत्रकों का योग निकालते हैं। तो इस चैप्टर में आता है जीडीपी किसे कहते हैं, 2 नंबर में। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उपस्थित सभी अंतिम वस्तु की सेवाओं का मूल्य है। जीडीपी हर साल निकलती है, उस साल की जीडीपी क्या दिखाएगी, उस साल में हमने कितनी वस्तुएं उत्पादित करी और साथ ही साथ कितनी सेवाएं उत्पादित करी, वो दिखाता है जीडीपी। उस देश ने उस साल में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करी, वो दिखाता है हमें जीडीपी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न, ठीक है, हमारा जो वित्त विभाग होता है ना वो कर रहा होता है। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, तो ये तो बात सही है। हमारे यहाँ लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन के बाद कारखाने अस्तित्व में आए, उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे वो लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। इस कारण अतिरिक्त समय भी काम होने लगा। इसका अर्थ है क्षेत्रकों में महत्व के परिवर्तन हो गया। अभी कुछ सालों तक हमारे यहाँ खेती खेती हो रही थी, बस खेती 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 खेती, तो जीडीपी में खेती का बहुत ज्यादा योगदान था। अब यहाँ पर देखो, एक आंकड़ा प्रस्तुत होगा आपके सामने, ये देखो, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र द्वारा जीडीपी।
जीडीपी कितनी थी, यहाँ पर कुछ करोड़, हजार करोड़ रुपए लिखे हुए हैं। तो 1973-74 में देखो, यहाँ पर कलर भी दिख रहा है आपको। जो ब्लू कलर है वो प्राथमिक क्षेत्र है, रेड वाला द्वितीयक क्षेत्र है, और ये ग्रीन वाला तृतीयक क्षेत्र है। 1973-74 में आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा योगदान ब्लू कलर का था, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का था सबसे ज्यादा। दूसरे लेवल पे वो था तृतीयक क्षेत्र, और तीसरे नंबर पे रेड वाला आता था। और आज 2013-14 के मामले में देखोगे तो कृषि क्षेत्र थोड़ा सा कम है, सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र योगदान कर रहा है अभी। पहले कृषि करता था, कृषि अब कम हुआ है, पहले की तुलना में तो बढ़ा है, लेकिन रेशो के मामले में बात करें, जीडीपी में योगदान के बारे में बात करें, तो कृषि का योगदान कम होगा। पहले जहाँ पहले नंबर पे आता था, अब जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है कृषि और विनिर्माण। विनिर्माण नहीं, कृषि और जो खनिज वगैरह उत्पादन होते हैं, पशुपालन वगैरह, वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। पहले नंबर पे सेवा क्षेत्र, दूसरे पे विनिर्माण, क्योंकि मशीनें आ गई, कारखाने बढ़ गए, खेती कम हो गई अब। तो ये इतने सालों में, 73-74 से 2013-14 में जीडीपी में योगदान में आप देखो कितना ड्रेस्टिकली परिवर्तन हुआ है। जहाँ खेती सबसे ज्यादा योगदान देती थी, आप बोलोगे यार पहले तो 500 हजार करोड़ ही जो है वो जीडीपी थी, तो जाहिर सी बात है पहले रुपए का मूल्य भी तो ज्यादा था। अब रुपए का मूल्य बढ़ गया है। अब अपनी जीडीपी जो है 2013-14 में 5 लाख 55 लाख करोड़ रुपए है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 55 लाख करोड़, 55 लाख करोड़ है। तो वो समय के साथ की वृद्धि वृद्धि है। लेकिन आप रेशो में देखोगे तो पहले कृषि का योगदान ज्यादा था, अब रेशो की तुलना, पूरी टोटल जीडीपी की तुलना में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ गया है। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है इस ग्राफ में कि तृतीय क्षेत्र ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, उसका रेशो जीडीपी में योगदान जो है वो बढ़ गया है बहुत अच्छे तरीके से। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, तो ये साफ साफ दिख रहा है अपन को। तो जो प्रथम, किसी भी क्षेत्र में अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक, तार सेवा, थाना, कचहरी, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है और ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो देश में अगर ये चीजें बढ़ रही होंगी तो जाहिर सी बात है तृतीय क्षेत्र का बढ़ना जरूरी है और बढ़ रहा है। ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। दूसरा आलेख जो हमको बता रहा है, उनका हिस्सेदारी परसेंटेज बता रहा है। 1973-74 में 40% कृषि का योगदान था, अब वो घटकर कितना रह गया, 10 से 11% केवल। इनका जो था वो केवल 40 से 50, केवल 10 से 11% था विनिर्माण उद्योग का। इसका बढ़ गया, अब 11 से 30 हो गया, मतलब 20% के करीब हो गया है। और जीडीपी में 30, पहले जो था वो इसका 50 से लेकर 100, 50% था। अब इसका योगदान जो है वो 60-70% पे जा रहा है, तृतीय क्षेत्र का योगदान, है ना। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सब, रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये सब जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें टॉपिक दिया हुआ है कि क्यों तृतीय क्षेत्र बढ़ा आगे, है ना। तो 2 नंबर में ये पूछा जाना पॉसिबल तो नहीं है वैसे, लेकिन अच्छा, एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग आएगी। अब देखना, अपन ने अभी आंकड़े देखे कि जीडीपी में कैसे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में चेंजेस आया है। अब यहाँ पर देखना, ये रोजगार के आंकड़े हैं। इससे बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी आपको। रोजगार में ब्लू अभी ये किसान बता रहा है, ये उद्योग बता रहा है, और तृतीय क्षेत्र बता रहा है। कब के आंकड़े हैं, 1977-78 के आंकड़े हैं। ये टेबल हमको दिखा रही है कि 71% रोजगार जो है वो कृषि देती थी 1973-74 में, 77-78 में, सॉरी, 77-78 में 71% लोगों को रोजगार जो है वो कौन देता था, कृषि देती थी। 11% को कारखाने देते थे, और 18% को कौन देता था, तृतीय क्षेत्र देता था, बैंक, रेलवे, टीचर, डॉक्टर वगैरह, सब सब 18%। सबसे ज्यादा रोजगार कौन दे रहा है, कृषि दे रही है। और अभी के आंकड़े देखो 2017-18, अभी भी कृषि सबसे ज्यादा रोजगार दे रही है, 44% लोगों को रोजगार कृषि दे रही है। 25%, ये बड़ा है, पहले 11 था, 25% को रोजगार कारखाने दे रहे हैं, और 31% को सेवा क्षेत्र दे रहा है। जहां जीडीपी में योगदान कृषि का घटा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, जीडीपी में योगदान कृषि का घट गया है। लेकिन अगर रोजगार के मामले में बोला जाए तो अभी भी सबसे ज्यादा रोजगार कौन दे रहा है, हमें कृषि दे रही है। कृषि और पशुपालन रोजगार सबसे ज्यादा दे रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, जीडीपी में योगदान बढ़ा है, लेकिन रोजगार देने में कृषि अभी सबसे ज्यादा आगे है ना। तो ये आंकड़े यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं। ये टॉपिक है, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित, तो कृषि अभी भी नियोजित होना, मतलब कि रोजगार कहाँ मिल रहा है, काम कहाँ कर रहे हैं सबसे ज्यादा लोग बाग,
अभी भी खेती में सबसे ज्यादा लोग बाग लगे हुए हैं, खेती, पशुपालन, खनिज वगैरह का निकाला जाना, मछली पालन करना, वो सब। तो वो सब में कृषि में अभी भी लोग बाग जो है वो लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा रोजगार अभी भी कृषि ही दे रहा है। धीरे धीरे ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, और आगे आप देखोगे ये सेवा क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है, कृषि को ओवरकम कर देगा ये, है ना। खत्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि कृषि भाई आधार है अर्थव्यवस्था का। कृषि खत्म हो जाएगी तो लोग खाएंगे क्या, तो ये तो कम नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, विस्तार ले रहा है बहुत ज्यादा, आगे सेवा क्षेत्र बढ़ जाने वाला है, तो इसका यही हिस्सा है ना। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, कि सेवा क्षेत्र क्यों बढ़ा, है ना। पहला तो ये लिख दिया अपन ने कि ये भाई ये वाली प्रणाली प्रणाली बढ़ रही है, अस्पताल बढ़ रहे हैं, रक्षा, परिवहन, बैंक सब बढ़ रहा है, इसलिए सेवा क्षेत्र बढ़ा। द्वितीय, कृषि उद्योग के परिवहन भंडारण सेवाओं में विकास हुआ, कोल्ड स्टोरेज जैसे बनने लगे। तो अगर प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र बढ़ेगा तो तृतीयक सेवाओं का मांग उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। ये तो बताइए, रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग मॉल वगैरह जो है वो बढ़े, जिससे सेवा क्षेत्र बढ़ा। विगत देशों में सूचना और संचार, आईटी प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और मोबाइल बहुत बड़ा है, जिसके कारण से भी सेवा क्षेत्र बढ़ा है। तो ये चार कारण लिखे हुए हैं उन्होंने कि सेवा क्षेत्र क्यों बढ़ा। आईटी सेक्टर के बढ़ने के कारण से, पर्यटन बढ़ने के कारण से, जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र बढ़ा है तो इसके कारण से सेवाओं में भी वृद्धि हुई है ना। तो ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, विगत वर्षों में सेवा क्षेत्र में वृद्धि के क्या कारण है। तो आप उसमें लिखोगे कि विगत कुछ वर्षों में जो हमारे अस्पताल हैं, हमारे शॉपिंग मॉल हैं, वो सब चीजों में वृद्धि हुई है, वो सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। दूसरा, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में विस्तृत विस्तार हुआ है, जिसके कारण से सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि हो गई है। तीसरा, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण से भी सेवा क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। ये सब रीजन है जिसके कारण से जो है। अब जो है वो मैं यहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि आधा चैप्टर करीबन खत्म हो चुका है, आधा और बाकी है, जिसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। 9-10 हो चुका है, एनर्जी एग्जॉस्ट कर चुकी है, अब बस की नहीं है। अभी कॉपी भी चेक करना है बहुत सारी, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल सुबह फिर से मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को।